ठीक है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए आज अपन एफएमसी का पिछले क्लास में हमने एफएमसी रेस्ट्रिक्टेड कोल कंप्लीट किया था, है ना। तो इस क्लास में अपन क्या करेंगे, एफएमसी मेटल रेस्ट्रिक्टेड पढ़ेंगे। ठीक है, 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ था तो एफएमसी मेटल रेस्ट्रिक्टेड जो है वो आज हम चालू करेंगे। तो आज रेस्ट्रिक्टेड 2021 मेटल पिछले क्लास में हो चुका था। चलिए ठीक। तो ये दिसंबर में जो एग्ज़ाम हुआ 2021 में ना, ड्यूरेशन से 150 क्वेश्चन हो गए, 180 मिनट्स हो गया। ओके, एल का पेपर है माइन मैनेजमेंट लेजिस्लेशन एंड जनरल सेफ्टी रेस्ट्रिक्टेड। तो पहला क्वेश्चन क्या है अपना, इमरजेंसी प्लान इज मेंशन्ड इन रेगुलेशन एमएमआर 1961। ठीक है, अब देखिए एमएमआर मेटल का क्वेश्चन है क्योंकि, तो यहाँ क्या आएगा आपका एमएमआर आ रहा है। ठीक है, तो एमएमआर के 1961 में इमरजेंसी प्लान्स किस रेगुलेशन में मेंशन किया गया है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है ना। तो एमएमआर पढ़ेंगे तो उससे पता चलेगा कि रेगुलेशन नंबर 190 ए है ना। रेगुलेशन नंबर 190 ए में ये एमएमआर का इमरजेंसी प्लान के बारे में मेंशन किया गया है। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, डैश मीन्स द फेलियर टू एक्सप्लोड ऑफ एन एंटायर चार्ज ऑफ एक्सप्लोसिव इन अ शॉर्ट होल। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बचपन से ही हम पढ़ते आ रहे हैं कि क्या है, मिसफायर होल है, ये क्या कहलाएगा, मिसफायर। ठीक है, तो एंटायर चार्ज ऑफ एक्सप्लोसिव, जब शॉर्ट होल का एंटायर चार्ज ऑफ एक्सप्लोसिव क्या होता है, एक्सप्लोड होने से फेल हो जाता है, एक्सप्लोड नहीं हो पाता है, तो वो क्या कहलाता है अपना, मिसफायर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, नो वर्किंग शैल बी मेड इन एनी माइन एनी स्पॉट lying within a horizontal distance of meters from either bank of river or canal or from the boundary of lake, tank or other surface reservoir except with the previous permission in writing of the chief inspector। है ना। क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है कि ये आपका रिवर बह रहा है, तो कोई भी वर्किंग हम क्या करेंगे, रिवर या मान लो कनाल है ना, या फिर आपका लेक है, तो उसके दोनों जो किनारा है उससे कितने मीटर तक अपन काम नहीं करेंगे। ये अंडरग्राउंड वर्किंग चल रहा है ना, तो इतना मीटर तक अपन क्या करेंगे, काम नहीं करेंगे। ओके, ये जो इसका राइट आंसर क्या है, तीसरा का, रिवर पानी वाले जगह से अपन कितना 15 मीटर से ज़्यादा अंदर नहीं जाते हैं, है ना। तो थर्ड का आंसर है बी, 15 मीटर फ्रॉम इधर बैंक ऑफ, ये रिवर हो गया आपका, है ना। चाहे वो नहर भी हो सकता है, नदी भी हो सकता है, पानी का कोई भी सोर्स है, वाटर का कोई भी सोर्स है, तो वहां से 15 मीटर तक उसके जो बैंक है, मतलब जो किनारा है, उसके 15 मीटर तक अपन बिना परमिशन लिए काम नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, आईएमई एंड पीएमई कम्स अंडर रूल डैश ऑफ माइंस रूल 1955। ठीक है, देखिए इसलिए दोनों पेपर डिस्कस में आपको रहना सही है, क्योंकि कहीं ना कहीं मेटल हो चाहे कोल हो, दोनों में रूल है, एक्ट है जो कि कॉमन है ना। तो सीएमआर एमएमआर में थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, लेकिन एक्ट रूल वगैरह जो है वो सारा कुछ क्या होता है, कॉमन होता है ना। तो आईएमई और पीएमई किसके अंडर आता है, रूल नंबर, देखिए रूल नंबर के क्वेश्चंस आ गए, है ना। अभी तक क्या हम पढ़ते थे, सीएमआर का रेगुलेशन नंबर से क्वेश्चंस आते थे, यहाँ देखिए रूल नंबर से क्वेश्चन आ गया, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 का 29 रूल नंबर माइंस रूल 1955 में रूल नंबर 29 ए में
आईएमई और पीएमई के बारे में बताया गया है। ठीक है। Which of the following earning is not included in the ordinary rate of wages of mine employee? ठीक है, माइन एम्प्लॉय है, इनमें से जो ऑप्शंस दिए हैं उनमें से कौन सा उसका ऑर्डिनरी रेट ऑफ वेजेस नहीं कहलाएगा? बेसिक वेज कहलाएगा, डीएनएस अलाउंस जो डीए मिलता है वो भी उसका ऑर्डिनरी रेट ऑफ वेजेस के अंदर आएगा। बोनस इंक्लूडिंग इंसेंटिव लिखा है ना, इंसेंटिव फॉर प्रोडक्शन, वो भी आपका ऑर्डिनरी रेट ऑफ वेजेस में आएगा। डी ऑप्शन है आपका बोनस एक्सक्लूडिंग इंसेंटिव फॉर प्रोडक्शन। ठीक है, जो प्रोडक्शन को छोड़ करके जो बोनस मिलता है ना, प्रोडक्शन का जो इंसेंटिव, मतलब समझो प्रोडक्शन का इंसेंटिव छोड़ करके जो बोनस मिलता है वो ऑर्डिनरी रेट ऑफ वेजेस में नहीं आता है। एक कंपनसेशन इन कैश, तो वो तो अलग चीज़ है। तो जो आपका बोनस मिलता है, जो इंसेंटिव फॉर प्रोडक्शन छोड़ करके जो भी बोनस मिल रहा है वो आपका ऑर्डिनरी रेट ऑफ वेजेस में नहीं आता है। जो हॉल रोड के किनारे में पैपेट वॉल्स और बम्स बनाते हैं, ठीक है, पैरापेट वॉल्स और बम्स जिसको बनाते हैं हॉल रोड के किनारे में, वो क्यों बनाया जाता है? टू रिड्यूस द विड्थ ऑफ हॉल रोड की चौड़ाई को कम करने के लिए, गलत बात है। इंक्रीज विड्थ ऑफ हॉल रोड की चौड़ाई को बढ़ाने के लिए, गलत बात है। अलाइनमेंट ऑफ हॉल रोड को सीधा करने के लिए, ये भी गलत हो गया। टू प्रिवेंट व्हीकल्स गेटिंग ऑफ द रोड, है ना, जो रोड के जो गाड़ियां हमारे हॉल रोड में चल रही है वो रोड के बाहर ना चले जाए, है ना, उसके लिए अपन क्या करते हैं, बर्म बनाते हैं। हॉल रोड के चारों तरफ क्या बनाएंगे, सॉरी, हॉल रोड के किनारे किनारे में क्या बनाएंगे, बर्म। ठीक है, तो बर्म का साइज भी पूछ देता है कभी कभी ना, तो अपने हमारा दिया हुआ है नीचे 2.5 मीटर होना चाहिए, ऊपर एक, और ये क्या है, टायर के बराबर उसका साइज होना चाहिए। एट एवरी ओपन कास्ट माइन there shall be provided and maintained first aid station in the scale of 1 for every dash person employed। फर्स्ट एड स्टेशन जो बनाया जाएगा, हाँ, ओपन कास्ट माइंस में, वो एक कितने आदमी पे एक फर्स्ट एड स्टेशन बनाया जाएगा? ठीक है, तो हर 50% पे 50%, एक 50 एम्प्लॉय जहाँ भी एक साथ काम कर रहे हैं वहाँ अपन को क्या करना है, फर्स्ट एड स्टेशन बनाना है। और एक चीज पूछता है कि मान लो 50 आदमी यहाँ भी काम कर रहे हैं और यहाँ भी काम कर रहे हैं, तो क्या दोनों जगह अपन फर्स्ट एड स्टेशन बनाएंगे? नहीं, कम से कम दोनों जगह की दूरी 300 मीटर होनी चाहिए। ठीक है, 300 मीटर दूर नहीं है तो एक ही फर्स्ट एड स्टेशन दोनों को सर्व कर देगा। लेकिन अगर 300 मीटर से दोनों में अलग अलग है, 300 मीटर से ज्यादा दूर है और दोनों जगह 50-50 लोग काम कर रहे हैं, 50 या उससे ज्यादा, तो अपन क्या करेंगे, दोनों जगह अलग अलग फर्स्ट एड स्टेशन बनाएंगे। लेकिन दो अलग अलग जगह है, 50 लोग से ज्यादा काम कर रहे हैं और दोनों की दूरी 300 मीटर से कम है, डिस्टेंस 300 मीटर से कम है, तो वो आपका क्या, एक ही फर्स्ट एड स्टेशन दोनों को सर्विस कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, नो माइन वर्किंग शैल बी एक्सटेंडेड विद इन अ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ डैश फ्रॉम बैंक ऑफ रिवर और कनाल ऑफ वाटर। ठीक है, उसी क्वेश्चन को फिर से घुमा फिरा के पूछ दिया, तो सॉरी, 15 मीटर इसका राइट आंसर है। ठीक है, 15 मीटर इसका राइट आंसर क्या है, 15 मीटर। कि 15 मीटर आप रिवर के किनारे से दोनों तरफ 15 मीटर से ज्यादा काम नहीं कर सकते, चीफ इंस्पेक्टर वगैरह से परमिशन लेना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 9, द नंबर ऑफ मैक्सिमम स्लॉट शॉट होल्स कैन बी फायर्ड इन द शिफ्ट बाय अ competent person अपॉइंटेड फॉर डूइंग सो shall not exceed। ठीक है, तो नंबर ऑफ मैक्सिमम शॉट होल्स है वो किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, है ना, जो अपना शॉट फायरर एक बार में जो ब्लास्टिंग करेगा, उससे मैक्सिमम नंबर ऑफ मैक्सिमम शॉट होल्स एक शिफ्ट में कितना होना चाहिए, उससे ज़्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, 80। ठीक, 80 से ज़्यादा आपका ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब देखिए, पीक पार्टिकल वेलोसिटी जो है हमारा, जो वाइब्रेशन को हम नापते हैं, ब्लास्टिंग के कारण जो वाइब्रेशन होता है
तो उसको अपन जो नापते हैं उसका यूनिट क्या होता है ना, उसको हम किस यूनिट में नापते हैं। तो इसका यूनिट है मिलीमीटर पर सेकंड। जो आपको पहले जो पेपर डिस्कस हुए हैं उसमें मैंने एक चार्ट दिखाया था कि कुछ बिल्डिंग्स है जो ऑनर का है, ऑनर का नॉट बिलोंगिंग टू ऑनर है ना? या तो ऑनर का है या तो ऑनर का नहीं है। ठीक है, तो उन बिल्डिंग्स में अगर ब्लास्टिंग होता है तो उन बिल्डिंग्स में पीक पार्टिकल वेलोसिटी कितना होना चाहिए, है ना, ये सारा कुछ क्वेश्चन था। तो उसको किस में नापते हैं अपन, मिलीमीटर पर सेकंड में। ओके, पीक पार्टिकल वेलोसिटी अपन जो वाइब्रेशन होता है ब्लास्टिंग के कारण जो बिल्डिंग्स वगैरह में, उसको पीक पार्टिकल वेलोसिटी में नापते हैं, जिसका अपना यूनिट होता है मिलीमीटर पर सेकंड। ठीक है, ये ध्यान देना है, मिलीमीटर पर सेकंड। क्वेश्चन 11, एवरी एयर रिसीवर फॉर्मिंग पार्ट ऑफ अ कंप्रेसर शैल बी फिटेड विथ, है ना। कंप्रेसर में जो एयर रिसीवर रहता है तो उसमें क्या फिट रहता है साथ में, है ना। तो एमीटर तो देखिए करंट वगैरह नापते हैं, वोल्ट मीटर से वोल्टेज नापते हैं, ओम मीटर से भी करंट रेजिस्टेंस नापते हैं, है ना। लेकिन डी क्या है, सेफ्टी वाल्व एंड प्रेशर गॉज। कंप्रेसर में अमीटर, वोल्ट मीटर, ओम मीटर, मतलब करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस नहीं नापना है, नहीं लगेगा। आपको लगेगा क्या, सेफ्टी वाल्व और प्रेशर गॉज। एयर कंप्रेसर, कंप्रेसर में प्रेशर गॉज, जिससे अपने को पता चलेगा कि कितना एयर का प्रेशर है। और क्या है, सेफ्टी वाल्व, है ना, कि जब अपना वो रहेगा, सेफ्टी वाल्व में क्या रहेगा कि हमें जब हमारा यूज नहीं रहेगा तो वो वाल्व काम करेगा, है ना, वाल्व काम करेगा और एक्सेसिव प्रेशर से बचाएगा। तो एयर कंप्रेसर में सेफ्टी वाल्व और प्रेशर गॉज रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। द एक्सीडेंट विच रिजल्ट्स इन डेथ ऑफ वन और मोर पर्सन इज नोन एज, है ना। एक या एक से ज्यादा लोगों का अगर डेथ हुआ है तो वो उस एक्सीडेंट को क्या कहते हैं, है ना, बताइए। तो एक या एक से ज्यादा, है ना, 10 से ज्यादा को अपन डिजास्टर कहते हैं, ये आपको याद रखना है। रिपोर्टेबल एक्सीडेंट क्या होता है, जो अपना 72 आवर्स के अंदर वापिस आ जाए, वो रिपोर्टेबल एक्सीडेंट हो गया। सीरियस एक्सीडेंट क्या होता है, जो आपका हड्डी वगैरह टूट गया, किसी का ऐसा हो गया कि आपका हड्डी टूट गया, है ना, परमानेंट लॉस ऑफ आई साइट हो गया, सुनने में परमानेंट लॉस हो गया, दिखने में परमानेंट लॉस हो गया, मतलब आँख चला गया। ओके, तो ऐसा कुछ होगा तो आपका वो क्या कराएगा, सीरियस एक्सीडेंट। डेंजरस अकरेंस क्या होता है, अगर माइंस में कुछ मान लो रूफ फॉल हो गया लेकिन किसी को कुछ नुकसान नहीं हुआ, ठीक है, तो वो डेंजरस अकरेंस कहलाया। तो जब कोई खत्म हो जाता है ना, डेथ हो जाता है एक या एक से ज्यादा, तो उसको फैटल एक्सीडेंट कहते हैं। ठीक है, किसी का डेथ होने को अपन क्या कहते हैं, एक का भी डेथ हुआ तो वो फैटल कहलाता है। क्लियर है। और उसके बाद अपना मेजर और डिजास्टर कहलाता है। डिजास्टर क्या है, 10 से ज्यादा डिजास्टर हो गया और 9 तक अपना क्या हो गया, 10 या 10 से ज्यादा डिजास्टर हो गया और 9 तक अपना मेजर एक्सीडेंट कहलाता है। ये कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है इससे, ठीक है। इस तरीके के जो पैटर्न क्वेश्चन के आते हैं, जो मैंने ये दो चार चीजें बताई, वो कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है और लगभग हर एग्जाम में ये आता है। रेगुलेशन 167 ऑफ द एमएमआर 1961 स्पेसिफाइज अबाउट। ठीक है, अब चलिए एमएमआर का क्वेश्चन है, तो रेगुलेशन नंबर 167 क्या बोलता है, आपका मिसफायर के बारे में। नो पर्सन शैल एंट्री एनी ओपस कास्ट माई वर्किंग अनलेस ही हैज बीन परमिटेड बाय द, ठीक है, कोई भी ओपन कास्ट, कोई भी ऐसा बंदा, कोई भी पर्सन ओपन कास्ट वर्किंग में नहीं जा सकता है जब तक उसे परमिशन ना दे। कौन परमिशन ना दे, मैनेजर। ठीक है, मैनेजर परमिशन देगा तभी वो अंदर जा सकता है। ठीक है, मैनेजर से परमिशन लेना पड़ेगा किसी भी माइंस के अंदर जाने में। 15, व्हाट इज स्पेसिफाइड अंडर रेगुलेशन 190 ऑफ एमएमआर 1961। ठीक है, तो एमएमआर 1961 में किसके बारे में दिया गया है, रेगुलेशन नंबर 190 के एमएमआर 1961 में दिया गया है प्लेस ऑफ एक्सीडेंट के बारे में। ठीक है, कैसा होना प्लेस ऑफ एक्सीडेंट को अपन को
क्या क्या करना है वहाँ, ये सारा कुछ इसमें 190 रेगुलेशन नंबर 190 और 190/61 में दिया। 16 देखिए, व्हाट आर द मेन कॉजेज ऑफ एक्सीडेंट ड्यू टू डंपर इन ओपन कास्ट माइन। चलिए, ये तो कॉमन क्वेश्चन है कि डंपर के कारण जो एक्सीडेंट होता है ओपन कास्ट माइंस में आजकल बहुत हो रहा है, तो इसका मेन कारण क्या है ना। पहला है लैक ऑफ अवेयरनेस, मतलब लापरवाही के कारण होता है। लैक ऑफ एडिक्वेट ट्रेनिंग, अच्छे से आप ट्रेनिंग नहीं देते हो। इश्यू रिगार्डिंग मेंटेनेंस ऑफ डंपर, डंपर के मेंटेनेंस अच्छे से नहीं होता है। या डी डिजाइन एंड मेंटेनेंस ऑफ हॉल रोड, या ऑल ऑफ द एब्सेंट। बिल्कुल, ये सारे चीजें हैं, कारण हैं। ये जो जो हमने पढ़ा, ये सारे कारण हैं एक्सीडेंट होने का। एक तो अवेयरनेस नहीं है लोगों में, है ना कहीं चलाने में लापरवाही है कि कुछ नहीं होगा, मतलब ओवर स्पीड चलाते हैं या कुछ भी ऐसा, है ना। तो अवेयरनेस भी नहीं है। ट्रेनिंग भी अच्छे से नहीं दिया जाता। लैक ऑफ ट्रेनिंग, एडिक्वेट ट्रेनिंग के कारण भी है कि अच्छे से ट्रेनिंग वगैरह दिया नहीं और अपन वहाँ डंपर चलाना चालू करवा दिए। इश्यू रिगार्डिंग मेंटेनेंस ऑफ डंपर, डंपर का मेंटेनेंस अच्छे से नहीं होता, है ना। उसका ब्रेक जैसा लगना चाहिए वैसा ब्रेक नहीं लगता। ओके, कहीं ना कहीं रिटार्डर ब्रेक काम नहीं कर रहा, कहीं कोई, मतलब जो भी है मेंटेनेंस अच्छे से नहीं होता, एक ये भी कारण है। हॉल रोड अच्छा से डिजाइन और मेंटेन नहीं है, ये भी कारण है कि आपका जो टर्निंग वगैरह है उसको कैसे बनाना है कि ब्रेकिंग डिस्टेंस से आगे 1/3 दिखे, है ना। तो अच्छे से डिजाइन हमारा हॉल रोड रहेगा, मेंटेनेंस रहेगा हॉल रोड का, है ना, तो वहाँ एक्सीडेंट कम होगा। तो इसके सारे ही ऑप्शंस क्या हैं, सही हैं कि इन कारणों से डंपर का एक्सीडेंट होता है। द कॉन्ट्रैक्टर शुड सबमिट टू डीजीएमएस रिटर्न्स। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर भी क्या करेंगे, डीजीएमएस को रिटर्न्स सबमिट करेंगे, एनुअल रिटर्न होता। इंडिकेटिंग नेम ऑफ हिज फर्म, उनके फर्म का नाम रहेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा, नेम ऑफ एड्रेस ऑफ पर्सन हेडिंग द फर्म, नेचर ऑफ वर्क, टाइप ऑफ डिप्लॉयमेंट ऑफ वर्क पर्सन, नंबर ऑफ वर्क पर्सन डिप्लॉयड, how many work persons hold VT certificate, how many work persons undergone IME, and type of medical coverage given to the work persons, the return shall be submitted। ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्टर रिटर्न सबमिट करेगा, ठीक है, जो हम एनुअल रिपोर्ट, एनुअल रिटर्न हम सबमिट करते हैं, तो जो कॉन्ट्रैक्टर सबमिट करता है वो कितने, हम क्या करते हैं, एनुअली सबमिट करते हैं। तो ये जो कॉन्ट्रैक्टर कितने इंटरवल में सबमिट करेगा, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्टर का क्या है, क्वार्टरली आपका सबमिट करना है उसे, ठीक है, हर 3 महीने बाद अपने को क्या करना है, क्वार्टरली सबमिट करना है कॉन्ट्रैक्टर को। ये सारा कुछ जो रिटर्न में ये सारा कुछ लिखा रहेगा, नेम ऑफ हिज फर्म से लेके आईएमई ओईटी वीटी सब कुछ। जो द फॉलोइंग स्टेच्यू इज नॉट फ्रेम्ड अंडर द माइंस एक्ट 1952। ठीक है, जो ये जो भी हमारा रूल्स वगैरह बनता है वो माइंस एक्ट 1952 में कहा गया है कि आप बनाइए। सीएमआर जो भी हम पढ़ते हैं वो 1952 में बोला गया है कि आप ये, आपको सीएमआर बनाना पड़े, रेगुलेशन बनाना पड़ेगा, है ना। आपको ये मेटल माइंस एमएमआर बनाना पड़ेगा, रूल बनाना पड़ेगा। तो उसी में ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा जो रूल है जिसे माइंस एक्ट 1952 में नहीं कहा गया है। वीटी रूल के बारे में एक्ट में है, रेस्क्यू रूल के बारे में है, क्रेच रूल के बारे में भी है, ये मिनरल कंसेशन रूल, जो मिनरल कंसेशन रूल है इसके बारे में माइंस एक्ट में नहीं कहा गया है। ठीक है, नॉट वाला क्वेश्चन है, कौन सा माइंस एक्ट 1952 में बनाने के लिए नहीं कहा गया है ना, तो मिनरल कंसेशन रूल आपका माइंस एक्ट में नहीं बताया गया है। कंट्रोलिंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ, चलिए, कंट्रोलिंग किसका पार्ट नहीं है, ऑपरेटिंग फंक्शंस। ठीक है, जो हम फंक्शन ऑपरेटिंग करते हैं, मतलब जो भी हमारा माइंस में फंक्शन हो रहा है, जो ऑपरेट हो रहा है उसको कंट्रोल करना, ये होता है ना। कोऑर्डिनेशन में कंट्रोलिंग है कि एक दूसरे को भैया कोऑर्डिनेट करते रहो, है ना, ए एंड सी। और ये क्या है, आर एंड डी,
R&D क्या है? रेवेन्यू एंड, R&D का एक्चुअल में फुल फॉर्म है रेवेन्यू R&D, एक मिनट ना देख लेते हैं। रेवेन्यू एंड डेवलपमेंट है, कुछ ऐसा है, याद नहीं आ रहा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, सॉरी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो कंट्रोलिंग इज नॉट ऑफ अ पार्ट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट का पार्ट नहीं है। फंक्शन कोऑर्डिनेशन में अपन कंट्रोलिंग करेंगे कि भैया जैसा हम प्लान किए हैं, है ना, वैसा काम हो। तो R&D इसका राइट आंसर है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ओके। हाँ, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक। क्वेश्चन नंबर 20, एज पर DGMS सर्कुलर नंबर 1982, द रेडियस ऑफ द डेंजर जोन, इंडेंजर जोन कितना है? ये क्वेश्चन में पूछ रहा है ना। तब तो ये CMR में भी आ गया है, लेकिन पहले ही सर्कुलर में बता दिया गया था कि 500 मीटर, ठीक है। इससे पहले 300 मीटर था, 300 मीटर था, लेकिन उसे हटा करके पहले सर्कुलर में रिकमेंडेशन दिया गया कि 500 मीटर करिए, और फिर उसके बाद CMR में भी जोड़ा गया कि 500 मीटर आपका डेंजर जोन रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, द कंसिस्टेंसी ऑफ डाटा ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ पर्टिकुलर रिसर्च मेथड इज नोन एज, है ना। जो आप कंसिस्टेंसी, जो आप रिसर्च मेथड से डाटा ऑब्टेन कर रहे हैं, उसे क्या कहा जाता है? रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, कैजुअलिटी, क्रेडिबिलिटी, ना। तो रिसर्च मेथड से, जो पर्टिकुलर रिसर्च मेथड से आप डाटा ऑब्टेन कर रहे हैं, कंसिस्टेंसी डाटा ऑब्टेन कर रहे हैं, वो क्या कहलाएगा? रिलायबिलिटी, ठीक है। रिलायबिलिटी उसका राइट आंसर है। द पर्पज ऑफ अर्थिंग इज टू एलिमिनेट डेंजर टू पर्सन्स ड्यू टू, जो आप अर्थिंग करते हैं, घर में भी अपन क्या करते हैं? अर्थिंग करते हैं, ठीक है। तो माइंस वगैरह में भी जो हम इतने बड़े बड़े 11 किलो वोल्ट यूज कर रहे हैं, है ना, 11 किलो वोल्ट अपन सप्लाई यूज कर रहे हैं, तो उसमें अर्थिंग करने का पर्पज क्या है? इलेक्ट्रिक शॉक, ओपन स्पार्किंग, फायर, वोल्टेज, है ना। तो इलेक्ट्रिक शॉक ही है कि अगर कुछ भी ऐसा इलेक्ट्रिक शॉक होगा तो वो, उसका जो इफेक्ट है वो अर्थ में चला जाएगा, है ना। जो उसका इफेक्ट है वो अर्थ में चला जाएगा, इसलिए अपन क्या करते हैं? अर्थिंग करते हैं, ठीक। तो जो हमें इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे, इसलिए अर्थिंग किया जाता है कि कहीं कुछ ऐसा फॉल्ट आया तो उसका जो है करंट अर्थ में चला जाएगा। Classroom training on gas testing shall be provided as per Mines Vocational Training Rule 1966। किस शेड्यूल में दिया गया है कि गैस टेस्टिंग के लिए जो क्लासरूम ट्रेनिंग दिया जाएगा, उसके बारे में माइन वोकेशनल ट्रेनिंग रूल, जो VT रूल है, उसके किस शेड्यूल में दिया गया है? तो शेड्यूल F, ठीक है। तो गैस टेस्टिंग के बारे में जो बताया गया है VT रूल में, वो किस शेड्यूल में दिया गया है? शेड्यूल F। 24 देखिए, where a notice has been given under subsection 1 or an order made under subsection 1A or subsection 3 of the section 22 of Mines Act 1952, ठीक है। माइंस एक्ट 1952 के सेक्शन 22 के सब सेक्शन 3(1)(a)(1) में ऑनर एजेंट बाय एन इंस्पेक्टर, जो नोटिस देगा इंस्पेक्टर, ठीक है। माइंस एक्ट के सेक्शन 22 के अकॉर्डिंग जो नोटिस देगा इंस्पेक्टर, तो ऑनर एजेंट और मैनेजर ऑफ द माइन में विद इन डैश आफ्टर द रिसिप्ट ऑफ नोटिस और ऑर्डर एज द केस में बी अपील अगेंस्ट द सेम टू चीफ इंस्पेक्टर, ठीक है। इंस्पेक्टर को माइंस एक्ट सेक्शन 22 में क्या किया गया है? इंस्पेक्टर को पावर दिया है कि वो कुछ ऑर्डर निकाल सकता है ऑनर एजेंट और मैनेजर के खिलाफ या माइंस के खिलाफ। तो उससे जो ऑर्डर निकालेगा इंस्पेक्टर, जो ऑर्डर इंस्पेक्टर निकालेगा, उसके खिलाफ जो है कितने दिन बाद, विद इन कितने दिन के अंदर क्या करेंगे ऑनर एजेंट और मैनेजर? वो करेंगे, अपील करेंगे चीफ इंस्पेक्टर के सामने, क्लियर है। तो सेक्शन वाइज क्या कह रहा है?
तो 7 days, 30 days, 15 days, 20 days। चलिए इसको माइंड से एक्ट का क्वेश्चन है ना, इसको कंफर्म करते हैं। 24, 7 days, 15, 30, 20 days। कुछ कंफर्म है तो मैसेज करें। 22 का बी, 24। माइंड से एक्ट अपने पास है कि नहीं है? चलिए इसको कंफर्म करना पड़ेगा क्योंकि कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है ना। क्या करें? चलिए 24 को रोकते हैं, है ना। इसको अगर कंफर्म होगा तो अगर मैसेज कर दीजिएगा, क्योंकि जहाँ तक 30 days, 15 days, उसमें 24, 30 days होना चाहिए। सॉरी, 30 days या 20 days में कंफ्यूजन है, 20 days भी हो सकता है ना। तो ठीक है, 24 को अपन देखते हैं। व्हाट आर द टूल्स इन दिस। अच्छा, इसका आंसर क्या दिया है ये देख लेते हैं। 24 ना, 24 का आंसर ई दिया है ना। ई मतलब नन ऑफ दीज। तो नन ऑफ दिस तो 7, 15, 10 दिन भी हो सकता है ना। इसका राइट आंसर 10 दिन हो सकता है, इसको कंफर्म कर लेंगे अपन। क्लियर है। व्हाट आर द टूल्स इन रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट में क्या टूल्स हैं ना। आप रिस्क मैनेजमेंट कर रहे हैं तो उसमें क्या टूल्स है। तो MOM ऑफ सेफ्टी कमिटी, वर्कमैन इंस्पेक्टर रिपोर्ट। सेफ्टी कमिटी का जो भी आपका होता है, उसमें जो आप मिनट्स बनाते हैं ना, मिनट्स ऑफ मीटिंग। MOM का फुल फॉर्म क्या है? मिनट्स ऑफ मीटिंग। मिनट्स ऑफ मीटिंग मतलब जो भी जिसने जो भी सजेशन देता है उसे लिखा जाता है ना। तो बिल्कुल इसको भी ध्यान में रखा जाता है, मिनट्स ऑफ मीटिंग। और वर्कमैन इंस्पेक्टर के रिपोर्ट को देखा जाता है रिस्क मैनेजमेंट करने में। और सेफ्टी ऑफिसर इंस्पेक्शन रिपोर्ट, सेफ्टी ऑफिसर जो भी इंस्पेक्शन करता है उसके रिपोर्ट को देखा जाता है। ISO के रिपोर्ट को देखा जाता है, इंटरनल सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन का रिपोर्ट को भी देखा जाता है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या है? ऑल ऑफ द ऑप्शंस। ठीक है। MOM का फुल फॉर्म भी कभी पूछ सकता है, तो क्या होता है? मिनट्स ऑफ मीटिंग होता है, कि मीटिंग में किसने क्या सजेशन दिया, किसने क्या बोला, है ना। वो सारा कुछ एक एक लाइन लिखा रहता है, इसे ही मिनट्स ऑफ मीटिंग कहा जाता है। ठीक, तो 25 हो गया। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। When change in the owner of a mine is a firm or other association of individuals, a change of any shareholder in the case of a private company shall also be intimated to the chief inspector and the regional inspector within dash days from the date of change। किसी माइंस का ऑनर वगैरह चेंज हो रहा है तो वो कितना, CMR में भी 7 दिन दिया है कि माइंस का नाम चेंज कर रहे हो, ऑनर चेंज कर रहे हो, या कोई भी एजेंट चेंज हो रहा है, तो अपने को 7 दिन के अंदर क्या करना है, उसका नोटिस चीफ इंस्पेक्टर को देना है कि हमारा वो हो रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 27। रूल्स एंड रेगुलेशन अंडर द माइंस एक्ट कैन बी मेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, जो रूल्स और रेगुलेशन बनाते हैं वो माइंस एक्ट में बोला गया है, जो वो कौन बनाता है ना। क्वेश्चन यही है कि रूल्स और रेगुलेशन कौन बनाता है, जो कि माइंस एक्ट में जिसके बारे में बताया गया है। तो किसको पावर देता है माइंस एक्ट, किसको पावर देता है रूल्स और रेगुलेशन बनाने का? बताइए।
एक है कमिटी कंस्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 12 ऑफ माइंस एक्ट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, ऑल द अबव। सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देता है जो रूल्स एंड रेगुलेशन, जैसे सीएमआर अभी 2017 बना, तो कौन बनाया? सेंट्रल गवर्नमेंट। उसने हेल्प लिया कमिटी का, है ना, कमिटी को हेल्प लेता है कि आप लोग जो भी है बनाए के बताइए, ठीक है, तो कमिटी का हेल्प लेता है, लेकिन बनाता कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट, ये बिल्कुल क्लियर रखिएगा, है ना। बहुत अपने को कभी कभी लगता है ये रूल रेगुलेशन डीजीएमएस बनाता है, नहीं, असल में किसको पावर दिया गया है? माइंस एक्ट में साफ साफ लिखा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दिया जाता है रेगुलेशन बनाने के लिए, रूल बनाने के लिए। वो कमिटी की मदद लेकर के अपना जो भी है सीएम जो भी रूल्स रेगुलेशन नया बनाता है, ठीक है। 27 फॉर विद इन 10 days ऑफ सीआई, अच्छा अच्छा 10 days लिखा है, ठीक है, तो उसका आंसर भी क्लियर हो गया। पिछला जो हम देख रहे थे वो कितना है? 10 दिन के अंदर, है ना, तो इसलिए नन ऑफ दिस उसका आंसर था। जो क्वेश्चन हम देख रहे थे कितने दिन के अंदर, ये सेक्शन 22 वाला क्वेश्चन देख रहे थे, वो 10 दिन के अंदर क्या करना है अपने को? चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस को अपने को अपील करना है, ठीक है, तो ये भी क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 27 सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया। विच टाइप्स ऑफ बेंच फेलियर हार्डली फाउंड, मतलब बहुत मुश्किल से इस टाइप का बेंच फेलियर होता है, ठीक है। सबसे कॉमन क्या है आपका? सर्कुलर बेंच फेलियर सबसे कॉमन है कि सर्कुलर बेंच फेलियर हो जाता है, लेकिन जो वेज टाइप फेलियर होते हैं, है ना, इस तरीके का, जैसे मान लीजिए आपका ये बेंच है, ठीक है, तो इसमें इस टाइप का जो फेलियर होगा, वेज टाइप फेलियर बहुत ही हार्डली फाउंड होता है ना। वेज टाइप फेलियर बहुत ही हार्डली आपको मिलेगा। तो इसका राइट आंसर क्या है? वेज। सर्कुलर हो जाता है, प्लेन, सिंपल या धस जाता है ना, स्टेप्स मतलब सीढ़ी नुमा आपका धसता है, टॉपलिंग होता है। तो आपका वेज फेलियर थोड़ा मुश्किल होता है, कि बहुत कम चांस है कि इस तरीके का हार्डली फाउंड होता है वेज फेलियर, ठीक है। क्वेश्चन 29, whenever a person return to employment in open cast working in a mine after an absence from work for a period exceeding 1 year, एक साल से ज्यादा absent करने के बाद कोई वापिस आया है, he shall within 1 month of joining duty undergo refresher training as detailed in the ठीक है, उसे रिफ्रेशर ट्रेनिंग 1 महीने के अंदर रिफ्रेशर ट्रेनिंग में भेजा जाएगा, लेकिन वो किस शेड्यूल के अकॉर्डिंग उसे ट्रेनिंग दिया जाएगा, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है ना। तो जो फोर्थ शेड्यूल है, वोकेशनल ट्रेनिंग रूल का फोर्थ शेड्यूल है, उसके अकॉर्डिंग क्या किया जाएगा? इसे ट्रेनिंग दिया जाएगा, ठीक है। स्टैंडर्ड ऑफ इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन, जो आईएमई का स्टैंडर्ड है, आईएमई स्टैंडर्ड ऑफ इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ अ पर्सन शैल बी अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड लेट डाउन इन, ठीक है, किस फॉर्म में बताया गया है कि इस तरीके का आईएमई उसमें होना चाहिए, है ना। तो फॉर्म P1 जो स्टैंडर्ड ऑफ इन आईएमई है, आईएमई का जो स्टैंडर्ड है वो किस फॉर्म के अकॉर्डिंग होना चाहिए? फॉर्म P1, है ना। इस तरीके अलग अलग है जो उसका रिजल्ट फॉर्म ओ में दिया जाता है ना। तो क्वेश्चन 30 का आंसर हो गया ई। 31 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन सेफ्टी मैनेजमेंट। सेफ्टी मैनेजमेंट जो वर्कर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उन कौन कौन पार्टिसिपेट क्या लिखा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन सेफ्टी मैनेजमेंट, ठीक है, वर्कर्स कहाँ कहाँ सेफ्टी मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकता है? वर्कर्स मीन्स आपका जो यूनियन आप जो चुनते हैं, यूनियन लीडर जो चुनते हैं वो आपको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। वर्कर्स तो वहाँ कोई हर वर्कर जा नहीं सकता, तो आप जो यूनियन लीडर चुनते हैं तो वही आपका वर्कर्स पार्टिसिपेशन कहलाएगा। फिट सेफ्टी कमेटी में रहता है, बिल्कुल सही है। सेक्शन 12 के कमेटी में रहेगा, और ट्राईपार्टाइट कमेटी में भी ये यूनियन का एक वर्कर को जो रिप्रेजेंट करता है वो रहता है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो गया? ए, बी एंड सी। Which occupational disease is notified under Section 25 under the Mines Act 1952 after 10th National Safety Conference? ठीक है, ये सारे नोटिफाइड डिसीज हैं, लेकिन 10th नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस के बाद किसे नोटिफाइड डिसीज में जोड़ा गया?
जो 10th नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस से पहले नहीं था, है ना। तो ये एस्बेस्टोसिस था। एस्बेस्टोसिस से आपको लंग्स डिसीज हो गया जो कि एस्बेस्टस के कारण होता है, एस्बेस्टस डस्ट के कारण। सिलिकोसिस सिलिका डस्ट के कारण होता है लंग्स डिसीज, ये भी था। मैंगनीज पॉइजनिंग भी था। नॉइज इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस, ठीक है, नॉइज, बहुत ज़्यादा नॉइज में आप काम कर रहे हैं तो उसमें जो हियरिंग लॉस हो जाता है वो आपका 10th नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस के बाद जोड़ा गया। ठीक है, तो ये 32 का आंसर हो गया बी। एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन 2006 प्रोवाइड्स, ठीक है, नोटिफाइड डिसीज बाद में 10th नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस के बाद नॉइज इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट 2006 जो है वो क्या प्रोवाइड कराता है? गाइडलाइंस, प्रोसीजर्स एंड फॉर्मेट फॉर अप्लाइंग एंड ऑब्टेनिंग एनवायरमेंट क्लियरेंस, ठीक है। जो इम्पैक्ट असेसमेंट हम करते हैं वो उससे हमें क्या मिलता है, क्या मिलता है हमें? गाइडलाइंस मिलता है, प्रोसीजर मिलता है और फॉर्मेट मिलता है कि हम एनवायरमेंट क्लियरेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सही है। अगला क्या है? गाइडलाइंस, प्रोसीजर एंड फॉर्मेट फॉर अप्लाइंग एंड ऑब्टेनिंग C2O, गाइडलाइंस एंड प्रोसीजर्स फॉर्मेट फॉर अप्लाइंग एंड ऑब्टेनिंग वाइल्ड लाइफ केयर लाइफ क्लियरेंस, ठीक है, फॉरेस्ट क्लियरेंस। तो ये सिर्फ क्या है? एनवायरमेंट क्लियरेंस हम माइंस खोलने से पहले क्या करते हैं? एनवायरमेंट क्लियरेंस लेते हैं। तो उसके लिए जो गाइडलाइंस, प्रोसीजर्स एंड फॉर्मेट होते हैं, है ना, अप्लाइंग एनवायरमेंट क्लियरेंस के लिए हम अप्लाई करने से पहले अपन क्या करते हैं? एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर क्या है? ए। 34 प्रोविजन ऑफ कैंटीन इज स्पेसिफाइड अंडर रूल। रूल नंबर देखिए यहाँ इस पेपर में रूल नंबर बहुत पूछा है, ठीक है, रेगुलेशन नंबर नहीं पूछा, रूल नंबर पूछा है। ठीक है, दो चार क्वेश्चन भी रूल नंबर के आ गए, या एक्ट भी पूछ लेता है, सेक्शन जो 22 21 ये इम्पोर्टेंट सेक्शन है उसके बारे में भी पूछ सकता है। तो रूल नंबर भी हमें देखिए ध्यान रखना है। तो किस रूल नंबर में कैंटीन का प्रोविजन दिया गया है? माइंस रूल के किस रूल नंबर में कैंटीन के बारे में बताया गया है? 34 का राइट आंसर क्या है? 64, रूल नंबर 64 में, माइंस रूल का 64 रूल नंबर में कैंटीन के बारे में बताया गया। ठीक है, तो रूल नंबर से क्वेश्चन आ रहा है। समय है हमारे पास, अभी 2-3 महीना समय है, तो आप एक तरफ से नोट्स बनाना चालू करें। तो क्या करेंगे? उस नोट्स को आप वीकली देखेंगे, डेली देख लिए तो बहुत अच्छा है, वीकली भी देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रूल्स नंबर याद रहेंगे। आप अपने हिसाब से ट्रिक बनाइए, उस ट्रिक से आपको वो रूल नंबर याद हो जाएंगे। द फ्लेक्सिबल केबल फॉर पोर्टेबल apparatus shall be covered with insulating material to protect from, है ना। जो फ्लेक्सिबल केबल होते हैं पोर्टेबल apparatus के, वो इंसुलेटिंग मटेरियल से कवर्ड रहते हैं। वो इंसुलेटिंग मटेरियल क्यों रहता है ना, वो किससे हमें प्रोटेक्ट करता है? इंसुलेटिंग मटेरियल। एक है एक्सीडेंट डिस्कनेक्शन, एक्सीडेंटली वो डिस्कनेक्ट ना हो जाए उससे बचाता है। शॉक से बचाता है, मैकेनिकल इंजरी से बचाता है ना, और क्या है? शॉर्ट सर्किट से बचाता है। और लास्ट ऑप्शन है ट्रांसमिशन अलॉन्ग विद apparatus। इसका मेन फ्लेक्सिबल केबल में जो बाहर इंसुलेटिंग मटेरियल देता है ना, इंसुलेटिंग मटेरियल शॉर्ट सर्किट से बचाता है। ठीक है, कि इंसुलेटिंग क्या होगा? जिसमें करंट फ्लो नहीं करता है। ठीक है, इंसुलेटिंग मटेरियल जब रहेगा, करंट फ्लो नहीं करेगा, तो वो किसी चीज़ से टकराएगा भी तो शॉर्ट सर्किट नहीं होगा। ठीक है, अंदर का केबल अलग जा रहा है, बाहर में अगर किसी चीज़ से ऐसा इलेक्ट्रिक चीज़ से टकरा भी गया तो वो शॉर्ट सर्किट नहीं होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो गया? 35 का डी। 36 देखिए, वेयर इट इज नॉट पॉसिबल टू शो द कंप्लीट बाउंड्री ऑफ लीज होल्ड ऑन द सेम प्लान। तो वहाँ हम क्या करना है कि बहुत बड़ा माइंस है या स्केल हमने बड़ा ले लिया, तो पूरा बाउंड्री हम शो नहीं कर पा रहे हैं माइंस के प्लान में। तो उस केस में अपन को क्या करना है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। अनदर प्लान हैज टू बी मेड ऑन अ स्केल वेयर ऑल बाउंड्रीज कैन बी सीन। एक और प्लान हम बनाएंगे जिसमें अलग स्केल में, छोटा स्केल ले लेंगे जिसमें सारा बाउंड्री वगैरह शो हो रहा है। एन एडिशनल की प्लान शोइंग बाउंड्रीज एंड आउटलाइंस ऑफ द वर्किंग सेल बी मेड। ठीक है, की प्लान बनाएंगे
हाँ ये सही है। एक छोटा सा की प्लान बनाएंगे जिसमें सारा बाउंड्री और आउटलाइन शो करेगा। मेक्स अ सिमिलर प्लान विद सेम स्केल एंड पेस्ट देम केयरफुली। इसी तरीके का और एक सेम स्केल में, मतलब एक प्लान अधूरा है, एक और प्लान बनाएंगे और दोनों को चपका देंगे। ये गलत बात है ना। यूज गूगल मैप यूज करेंगे, वाह। नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर यही है, एक एडिशनल की प्लान हम बनाएंगे। ठीक है, की प्लान छोटा सा रहता है, उसमें सारा बाउंड्री और आउटलाइन वर्किंग रहेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर क्या है? बी। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए। A surface plan showing every surface features within the boundaries such as, है ना, सरफेस प्लान में क्या क्या शो करना चाहिए। जैसे सरफेस प्लान क्या कहता है कि जितना भी माइन बाउंड्री के अंदर जितने भी फीचर्स हैं वो सारा शो होना चाहिए। ठीक है, एच टी लाइन्स मीन्स हाई टेंशन लाइन्स। हाई टेंशन लाइन्स जो बड़े बड़े टावर बड़े बड़े खंभे में नहीं जाता है, तार जाता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है, तो हाई टेंशन लाइन आपको शो करना पड़ेगा। पब्लिक रोड्स भी आपको शो करने पड़ेंगे। ठीक है, पब्लिक बिल्डिंग्स भी शो करने पड़ेंगे। अब पोजीशन ऑफ फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स लिखा है, फायर फाइटिंग स्टेशन नहीं लिखा है ना, फायर फाइटिंग इक्विपमेंट लिखा है। तो इक्विपमेंट, छोटा छोटा इक्विपमेंट आप कहाँ शो करोगे? स्टेशन रहता, फायर फाइटिंग रूम रहता, है ना, फायर स्टेशन रहता, तो आप एक बार उसे शो कर सकते थे, लेकिन इक्विपमेंट लिखा है क्योंकि, इसलिए ये गलत आंसर हो गया। और इसका राइट आंसर हो गया ए, बी एंड सी। क्वेश्चन नंबर 38। स्नब पुली इन अ बेल्ट कन्वेयर इज यूज फॉर। ठीक है, जो स्नब पुली बेल्ट कन्वेयर में दिया जाता है वो क्यों दिया जाता है? स्नब पुली क्या होता है? जैसे ये बेल्ट कन्वेयर है, यहाँ से आपका बेल्ट कन्वेयर घूमा तो यहाँ पास जो स्नब पुली, ये जो पुली दिया गया है ना, ये स्नब पुली हो गया। तो स्नब पुली क्यों दिया जाता है? साइड डिस्चार्जिंग ऑफ मटेरियल, मटेरियल को साइड में डिस्चार्ज करने के लिए, गलत। क्लीनिंग पर्पस के लिए, ये भी गलत हो गया। इमरजेंसी स्टॉप करने के लिए, ये भी गलत हो गया। फॉर इंक्रीजिंग द कॉन्टैक्ट एंगल विद ड्राइविंग ड्रम, ये क्या है? आपका ड्राइविंग ड्रम है, उससे जो कॉन्टैक्ट ज़्यादा से ज़्यादा हो, है ना, जो बेल्ट का कॉन्टैक्ट ज़्यादा से ज़्यादा हो, इसलिए ये स्नप पुल्ली को दिया जाता है। इसलिए इसका राइट आंसर हो गया फॉर इंक्रीजिंग द कॉन्टैक्ट एंगल विद द ड्राइविंग ड्रम, फॉर इंक्रीजिंग कॉन्टैक्ट विद द ड्रिवन ड्रम। ड्राइविंग और ड्रिवन, ड्राइविंग मतलब जो ड्राइव करता है, और इस साइड जो एक और ड्रम रहेगा जिसमें पावर नहीं रहेगा उसके साथ, तो जो ड्राइविंग वाला ड्रम है वो आपका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, दो तरीके का ड्रम होगा, एक ड्राइविंग एक ड्रिवन। 38 का आंसर क्या हो गया आपका? डी। इसना पुली क्लियर हो गया क्या है? क्वेश्चन नंबर 39। Combination of likelihood of a specific unwanted event and the potential consequence if it should occur is termed as। ठीक है, तो देखिए रिस्क का हमको डेफिनेशन याद, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है व्हाट इज रिस्क। अब आप पढ़े नहीं रहोगे तो बोलोगे रिस्क क्या होता है, रिस्क मतलब रिस्क। तो रिस्क एक्चुअल में क्या है? लाइक्लीहुड और कॉन्सिक्वेंस का कॉम्बिनेशन को रिस्क कहते हैं। तो यही क्वेश्चन ने पूछा है कि कॉम्बिनेशन ऑफ लाइक्लीहुड ऑफ स्पेसिफिक अनवांटेड इवेंट एंड द पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंस, उसको क्या कहा जाता है? रिस्क। ठीक है, तो एल इंटू सी याद रखिए। एल मीन्स लाइक्लीहुड और सी मीन्स कॉन्सिक्वेंस। लाइक्लीहुड मतलब किसी भी एक्सीडेंट के होने का चांसेस, और कॉन्सिक्वेंस मीन्स उस एक्सीडेंट का इम्पैक्ट कितना पड़ेगा, कितना लॉस होगा मटेरियल का, मशीन का कितना लॉस होगा, मैन पावर का कितना लॉस होगा, ये सारा कुछ कॉन्सिक्वेंस के अंदर आता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछता है, कभी व्हाट इज रिस्क पूछ देगा, कभी इस तरीके से पूछ देगा कि लाइक्लीहुड और कॉन्सिक्वेंस का कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं, है ना। अब ये लाइक्लीहुड और दो चीज में बढ़ता है, जिसे अपन कहते हैं प्रोबेबिलिटी इनटू एक्सपोजर। ठीक है, प्रोबेबिलिटी भी हो गया चांसेस ऑफ एक्सीडेंट, एक्सपोजर हो गया कि जो हमारा मैन पावर है उस डेंजर जगह में कितने देर के लिए एक्सपोज हो रहा है ना। बहुत कम जाता है वहाँ तो हमारा रिस्क कम हो गया, बहुत ज़्यादा जाता है कि वहाँ छत गिर सकता है, लेकिन वो हमेशा मतलब आना जाना है लोगों का वहाँ, तो एक्सपोजर ज़्यादा हो गया। फिर इसका चार्ट भी है कि कब प्रोबेबिलिटी का वैल्यू क्या होगा, एक्सपोजर का वैल्यू कब क्या होगा, और कॉन्सिक्वेंस का वैल्यू कब क्या होगा, उससे भी क्वेश्चंस पूछते हैं।
ठीक है, तो 39 का आंसर हो गया रिस्क। 40 permissible peak particle velocity at the foundation level of the kacha and brick cement house at the dominant excitation frequency less than 8 Hz। वही चार्ट जो हम पिछला जो हमने पेपर डिस्कस किया है उसमें देखिए 4-5 क्वेश्चन पहले भी आ चुके हैं, फिर ये क्वेश्चन आया कि पीक पार्टिकल वेलोसिटी कितना होना चाहिए अगर कच्चा घर है आसपास, कच्चा ब्रिक से बना हुआ घर है, सीमेंट से बना हुआ घर है, तो अगर और 8 हर्ट्ज से फ्रीक्वेंसी कम है तो कितना होना चाहिए। तो उस चार्ट को अपन देखेंगे, इसका राइट आंसर आएगा 5 मिलीमीटर पर सेकंड। पीक पार्टिकल वेलोसिटी को किस में नापा जाता है? मिलीमीटर पर सेकंड में। ठीक है। 41 देखिए, स्लोप फेलियर ऑफ वेस्ट रॉक डंप डज नॉट डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड नहीं करता स्लोप फेलियर? परमिएबिलिटी, बल्क डेंसिटी, शियर स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ और पोरोसिटी, है ना। पोरोसिटी क्या हो गया? जो पानी सोखने की क्षमता है ना, उसके अंदर पानी कितना जा रहा है। तो मान लो डंप है, उसके अंदर पानी जा रहा है तो वो क्या नमी कर देगा और उसे कमजोर कर देगा, तो पोरोसिटी पे डिपेंड करता है। और ये क्वेश्चन क्या पूछा है? डज नॉट डिपेंड, है ना, क्वेश्चन में है डज नॉट डिपेंड। तो एक तो परमिएबिलिटी, बल्क डेंसिटी, शियर स्ट्रेंथ, कितना उसका सहने का क्षमता है इसके ऊपर डिपेंड करेगा। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मतलब जो दबा रहा है उसको, है ना। पर इसका राइट आंसर वैसे है 41 का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। ठीक है, कितना कंप्रेस है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। जो आपका बेंच बना हुआ है ना, वो कितना कंप्रेस है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। शियर स्ट्रेंथ मतलब खिंचा रहा है, एक दूसरे से दूर खिंचा रहा है। कंप्रेसिव मतलब दबा हुआ है। ठीक है, शियर स्ट्रेंथ क्या है? एक दूसरे से दूर खिंचा रहा है, तो वो खिंचाएगा तो वो क्या करेगा? फेल होने का चांसेस है ना। तो 41 का राइट आंसर हो गया कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। 42 देखिए, द ग्रेड विच इज अवेलेबल फ्रॉम अ प्रॉपर्टी आफ्टर एक्चुअल माइनिंग इज। ठीक है, एक्चुअल माइनिंग आपने किया तो आपको किस तरीके का ग्रेड मिलता है? कोयले का जो ग्रेड होता है वो किस तरीके का, आपने एक्चुअल माइनिंग किया तो किस तरीके का ग्रेड मिलता है, ये क्वेश्चन में है। ठीक है, तो 42 का आंसर देखिए क्या है। पहला ऑप्शन है कंप्यूटेड ग्रेड, दूसरा है इफेक्टिव ग्रेड, रन ऑफ माइन ग्रेड, पिट हेड ग्रेड, है ना। तो जो एक्चुअल माइनिंग से जो ग्रेड हमें मिलता है उसे क्या कहा जाता है? इफेक्टिव ग्रेड। ठीक है, एक्चुअल माइनिंग से जो हमें ग्रेड मिलेगा वो कहलाएगा इफेक्टिव ग्रेड। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच इज नॉट अ मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ रॉक। रॉक का कौन सा, इनमें से कौन सा रॉक का मैकेनिकल प्रॉपर्टी नहीं है ना। स्ट्रेंथ रहता है, रॉक में हार्डनेस भी रहता है, इलास्टिसिटी भी रहता है, प्लास्टिसिटी भी रहता है मतलब खिंचाता है ना। इलास्टिसिटी खिंचाता है, प्लास्टिसिटी भी खिंचाना ही हुआ। और डेंसिटी, डेंसिटी नहीं होता है। ठीक है, रॉक का डेंसिटी डिटरमाइंड नहीं रहता है, इसलिए रॉक को अपन क्या करते हैं? क्यूबिक मीटर में लेते हैं। ठीक है, कोल को अपन टन में लेते हैं, ये क्वेश्चन भी अगर पूछा गया था। और रॉक को अपन क्या करते हैं? क्यूबिक मीटर में लेते हैं। क्यों? क्योंकि रॉक का मैकेनिकल प्रॉपर्टी में डेंसिटी को नहीं डिफाइन किया गया, डेंसिटी नहीं रहता है ना। स्ट्रेंथ रहता है, इलास्टिसिटी रहता है, प्लास्टिसिटी रहता है, हार्डनेस रहता है, लेकिन डेंसिटी नहीं रहता। तो क्या है गया? अलग अलग डेंसिटी रहेगा। रॉक क्या है? मिला हुआ चीज है, अलग अलग मटेरियल से मिला हुआ चीज है, तो उसका डेंसिटी डिटरमाइन नहीं होता, मैकेनिकल प्रॉपर्टी में नहीं आता। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो गया? डेंसिटी। ठीक है, चलिए आज यही बाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में अपन कंटिन्यू करेंगे ना, थोड़ा ज़रूरी काम भी आ गया, करते हैं। To watch the complete video, download Mining Gyan 2.0 app from the Play Store and enjoy seamless learning with Mining Gyan 2.0.